बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बेटा सारे लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि हमारे इस हाइब्रिड मॉडल का जो मेन पर्पस है वो ये है कि स्कूल का दरवाज़ा बंद होने से एजुकेशन को ताला नहीं लगना चाहिए। आज लाहौर और रावलपिंडी वगैरह में स्कूल बंद है, लेकिन हमारे साथ जो लोग हैं उनको लाइन पे होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि स्कूल से हो, घर से भी ऑनलाइन हो सकते हैं। और यही इस पूरे प्रोसेस का एक मकसद है कि पाकिस्तान के इस माहौल में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल आते हैं। कभी स्मोग होता है, कभी फोग होता है, कभी जलसा होता है, कभी थ्रेट होता है। तो हमने अपनी गाड़ी नहीं रोकनी, वी हैव टू गो फॉरवर्ड। यही मेन मकसद है और इस मकसद को अंडरस्टैंड करें कि हम इस तरह की चुटियाँ नहीं करेंगे। हामिद सईद साहब अगर कुछ फरमाना चाहते हैं तो माइक अनम्यूट कर लें। सर माइक अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह इतना जबरदस्त प्रोग्राम ये हमारा चल रहा है और बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और थैंक यू बच्चे सर। बहुत एक्साइटेड हैं। और वो एनवायरनमेंट जो एक स्टैटिक सा हो गया था क्लासेस का, अब माशाल्लाह बच्चे बड़े शौक से स्कूल आ रहे हैं। तो थैंक यू एक सर। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और दूसरा जो हमारा एक बहुत बड़ा इशू था कि ड्यूरिंग पैंडेमिक और अदर इस तरह की छुट्टियों पे बच्चे घर बैठ जाते थे, तो ये उसमें बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो एक जो आपका नजरिया था उसको आज हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। छुट्टी के बावजूद जो है वो हमारा स्कूल भी चल रहा है, क्लासेस भी चल रही हैं, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और ये फ्यूचर भी इसी का है। सर, हम आपके बेहद मशहूर है। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज हम अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बेटा अभी पढ़ाई आसान हो गई, सबसे मुश्किल चैप्टर वही था जो हमने पढ़ लिया। नाउ इट इज़ वेरी इजी टू गो फॉरवर्ड। आज हमारा जो चैप्टर है वो स्केलर और वेक्टर के मुतालिक है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या चीज़ होती है। हमने इसमें फ़र्क अंडरस्टैंड करना है। डिफरेंशिएट का मतलब है कि इस फ़र्क को हमने देखना है कि स्केलर और वेक्टर में फ़र्क क्या होता है और उस फ़र्क के बेसिस पे हमने आगे चलना है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि फिजिक्स, जिस तरह हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि नेचुरल साइंस के 3 ब्रांचेस हैं, अर्थ साइंसेस, लाइफ साइंसेस, फिजिकल साइंसेस। और फिजिकल साइंसेस में फिर 3 ब्रांचेस थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी। और फिजिक्स जो जिस चीज पे डिपेंड करता है, हमने चैप्टर में पढ़ा था, उसका नाम था फिजिकल क्वांटिटीज। और हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज किस किस्म की क्वांटिटीज को कहते हैं, फिजिक्स में किस किस्म की क्वांटिटीज का जिक्र होगा। अभी पिछले चैप्टर में आपने किस किस्म की क्वांटिटीज का जिक्र किया, हर उस क्वांटिटी का जिक्र किया जिसकी आप मेजरमेंट कर सकते थे, लेंथ Sir, all उसकी मेजरमेंट। measurable quantities are called physical quantities. एग्जैक्टली हर वो क्वांटिटी जो मेजरेबल हो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये आपको समझ आ गई पिछले चैप्टर से बड़े आराम से कि हम अगर मास की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, तो ये सारी कौन सी क्वांटिटीज हैं, फिजिकल है। इसकी निस्बत से अगर मैं खुशी की बात करूं, व्हाट अबाउट हैप्पीनेस, इज इट ए फिजिकल क्वांटिटी? अल सईद स्कूल, अल सईद गर्ल्स, माइक अनम्यूट करके बताओ, इज हैप्पीनेस ए फिजिकल क्वांटिटी? हाँ जी बेटा, जी जल हाँ, फिजिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसको मेजर नहीं कर सकते। ये तो कह सकते हैं कि आज वो बड़ा खुश है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 2 किलो खुश है। उसके साथ यूनिट नहीं लगा सकते, वैल्यू नहीं लगा सकते। बहुत कम, ज्यादा, ये फिजिक्स के अल्फाज नहीं हैं। फिजिक्स के अल्फाज फिक्स हैं। वो फिजिकली बताता है कि क्या है, कितना है। और इसी के मुतालिक आज हम बात करने वाले हैं कि फिजिक्स में 2 किस्म की क्वांटिटीज आती हैं। एक किस्म की क्वांटिटी तो आपको समझ आ गई, 3 किलो चीनी
शुगर, ये तो आपको समझ आती है। ये जो 3 किलो है ये क्या शो करती है, मेजरमेंट शो करती है कि नहीं, कि ये मेजर होके 3 किलो बन गया है, मेजरमेंट इसकी हुई है। वैसे तो 3 उसके साथ नंबर नहीं लिखा, ये 3 जो नंबर है और किलो उसके साथ यूनिट है, ये दोनों मिला के फिजिक्स में इसका नाम है मैग्नीट्यूड। इसको क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। तो ऐसी क्वांटिटीज जो सिर्फ ये चीज मालूम हो जाए, 3 किलो चीनी, 2 लीटर पानी, इस तरह की क्वांटिटीज हो, तो उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमारी बात क्लियर हो जाए, ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, जिसका मतलब हमें समझ आ जाए किससे, सिर्फ उसके नंबर और यूनिट से। लेकिन ऐसी भी बास क्वांटिटीज हैं जिसकी समझ हमें नहीं आती, सिर्फ मैग्नीट्यूड से समझ नहीं आती, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें यह भी बताना पड़ता है कि इस डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना जरूरी हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर। मिसाल के तौर पे क्या, देखिए मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं 3 न्यूटन फोर्स लगाओ, आप लोग बैठे हुए हैं, मैं अल सईद बॉयज को कहता हूं, ये फ्रंट पे बच्चा बैठा हुआ है, मैं इसको कहूं 3 न्यूटन फोर्स लगाओ, तो इसके दिमाग में सीधा सवाल आएगा किस तरफ लगाऊं, क्योंकि अगर इस वाले बच्चे को धक्का देता है, मैं कहता गलत, मैंने तो इधर नहीं कहा था, मैंने तो कहा था इधर जोर लगा। तो फोर्स जो है वो किस किस्म की क्वांटिटी हुई, उसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत है। ऐसे क्वांटिटीज जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत हो, उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। और जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मसला हल हो जाए, उसकी हमें समझ आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। क्या इन सारे क्वांटिटीज पे सोचो, 2 चम्मच चीनी डालो, 2 किलो चीनी दे दो, 1 गिलास पानी दे दो, इस बच्चे का टेम्परेचर क्या है, 102 फ़ारेनहाइट है। ये सारी चीजें जो हैं, इसमें डायरेक्शन की जरूरत है। शाबाश, माइक ऑन करके बोलें जल्दी से। सेंट्रल एग्जेक्टिव नहीं है सर, नहीं है, क्योंकि अगर कोई कह दे इस बच्चे का टेम्परेचर 102 फ़ारेनहाइट है, सर ये स्केलर होगी, स्केलर ये सारी स्केलर हैं। एग्जैक्टली ये क्वांटिटीज हैं जिसका मतलब हम समझ सकते हैं मैग्नीट्यूड से। और मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, जिस तरह मैंने लिखा 102, ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, और उसके साथ यूनिट लगा लो 102 फ़ारेनहाइट, 102 सेंटीग्रेड, फलाना फलाना यूनिट साथ लगा लो, तो इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो इन सारी चीजों का 3 लीटर पानी, मतलब क्लियर, मुझे डायरेक्शन की बताने की जरूरत ही नहीं। ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब जरा एक और मिसाल देखें, ये देखें इन दोनों में फर्क है कि नहीं। ये बंदा धक्का इधर दे रहा है, ये धक्का दे रहा है और ये खींच रहा है, दोनों में इफेक्ट फर्क होगा कि नहीं होगा। मैं किसी चीज को धक्का दे रहा हूं, उसका इफेक्ट, मैं किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहा हूं, उसका इफेक्ट, दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा। अगर फर्क है, अगर उस इफेक्ट में फर्क है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब जाहिर नहीं हो रहा जब तक मैं उसको बताऊंगा नहीं कि इसको धक्का दे दे या खींच लो अपनी तरफ। ये इसके साथ डायरेक्शन की जरूरत है। नट खोल रहे हो या नट बंद कर रहे हो, मैं कहता हूं नट को 3 दफा घुमा दो। अब 3 दफा घुमाने से तो वो नट टाइट भी हो सकता है, वो नट लूज भी हो सकता है। तो ये क्वांटिटी क्या है, ये मतलब क्लियर नहीं है कि नट को 3 दफा रोटेशन दे दो, मतलब क्लियर नहीं होता जब तक मैं बताऊं नहीं कि उसको क्लॉकवाइज कर लो या एंटी क्लॉकवाइज कर लो, या कह दूं खोल लो
कह दूं बंद कर लो, खोलना और बंद करना भी डायरेक्शन में आ जाता है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको फुली अंडरस्टैंड करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जी बेटा बोले बोले। नहीं, ये माइक चेक करना था। अच्छा, माइक दरमियान में नहीं चेक करते बेटा। अच्छा, फुली अंडरस्टैंड करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े तो ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं, ऐसे क्वांटिटीज को हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये सारी क्वांटिटीज पढ़ेंगे, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क, स्पीड, एनर्जी, पावर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा बाद में। वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, चार्ज, ये सारी चीजें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से कॉन्सेप्ट इसका हमें अंडरस्टैंड हो जाता है। तो ये कौन सी क्वांटिटीज हैं? ये सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। इसकी निस्बत से हमने इसी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, इंपल्स, प्रेशर, मोमेंटम, ग्रेविटी, टॉर्क। जिस तरह मैंने अभी नट घुमाने की बात की, नट का जो घुमाना है इसमें क्या आ जाता है? टॉर्क आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी क्वांटिटीज क्या है? इनको डायरेक्शन की जरूरत होती है, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चला सके, अंडरस्टैंड कर सके, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जहां मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब इनको शो कैसे किया जाता है? क्योंकि आगे आप लोगों ने इन्हीं क्वांटिटीज को इस्तेमाल करना है। जिस तरह मैं एक बात करता हूं, मनाहिल। अब मनाहिल लड़की का मैं सिंबॉलिकली कैसे शो करता हूं? आप सबको पता है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो हम उसका नाम लिखते हैं, मनाहिल। इसी तरह याद रखें, वेक्टर और स्केलर की भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। जिस तरह आपके कोर्स में मास को इस तरह m से शो करते हैं, एनर्जी को E से शो करते हैं, वर्क को W से शो करते हैं, पावर को P से शो करते हैं। ये स्केलर क्वांटिटीज के शो करने का आम तरीका क्या है? जो उसके नाम का शुरू वाला लफ्ज है, आम तौर पे उसको लिया जाता है, बास केसेस में कैपिटल होता है, बास केसेस में ये स्मॉल होता है, रूटीनली वो। और वेक्टर को जब सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह फोर्स के लिए F होता है, तो याद रखें सिर्फ F से शो नहीं होता। एनर्जी पे हम कुछ नहीं लिखते, स्केलर पे हम कुछ नहीं लिखते, लेकिन इस पे हम क्या करते हैं? इसके ऊपर एरो डालते हैं डायरेक्शन शो करने के लिए। बाज औकात इस पे बास किताबों में नीचे एरो भी आ जाता है, बास किताबों में इसको बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड। ये इनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस लेटर के ऊपर जो उसका सिंबल है, जिस तरह फोर्स का सिंबल F है, इस सिंबल पे ऊपर हम क्या डाल देते हैं? एरो हेड डाल लेते हैं। बास केसेस में उसके नीचे डाल लेते हैं, बास केसेस में उसको बोल्ड कर लेते हैं। तो ये वेक्टर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। याद रखें, वेक्टर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर मैं आपको बोल्ड फेस लेटर से बताऊं, आपके कोर्स में मुख्तलिफ किस्म के आएंगे, आप इन तीनों चीजों को याद रखें। बोल्ड फेस भी हो सकता है, एरो हेड अबव भी हो सकता है, और एरो हेड बिलो भी हो सकता है। अभी हमने बात की, इस वेक्टर के अंदर दो चीजें हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड है और एक उसका डायरेक्शन है। तो ये मैग्नीट्यूड, अगर कोई मुझसे आगे वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैं कैसे शो करूंगा? आपको उसके सिंबल्स आने चाहिए कि अगर कोई भी वेक्टर है मेरे पास A,
या मेरे पास एफ वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है। आपको पता है इस फोर्स वेक्टर का मतलब होगा 3 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि डायरेक्शन साथ बतानी होगी। तो इस चीज की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन तो इस तरह होती है सिंबॉलिकली। लेकिन अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करना चाहूं तो उसको कैसे शो करते हैं? इसी एफ वेक्टर को इस तरह मॉडुलस डाल दें तो ये इसका मैग्नीट्यूड शो करता है। ये इसका मैग्नीट्यूड शो करता है जब इस वेक्टर पे मॉडुलस डाल दें। बास केसेस में इसको बस सिंपल इसका एरो हेड हटा देते हैं, इस तरह भी मैग्नीट्यूड शो करते हैं। मैग्नीट्यूड शो करने के ये दो तरीके हैं, या तो जब अगर उसके ऊपर वेक्टर डाला हुआ है तो मॉडुलस डाल दो, और अगर वेक्टर नहीं डाला इस सिंबल को सिंपल लिख लें तो ये क्या शो करता है? ये मैग्नीट्यूड शो करता है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस है। इस वेक्टर की डायरेक्शन ये जो टुवर्ड्स द ईस्ट है, इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसी वेक्टर के ऊपर यानी इस सिंबल के ऊपर इस तरह हैट डाल देते हैं, जो उर्दू का 8 का वो है हैट। इस पे इस तरह हैट डाल दो तो ये क्या शो कर रहा है? आपके इस डायरेक्शन को शो कर रहा है जिसको आप टुवर्ड्स द ईस्ट कह रहे हैं। तो क्या हुआ? वेक्टर को हम शो करते हैं, कंप्लीट वेक्टर को इस तरह, उसके मैग्नीट्यूड को इस तरह, और उसके डायरेक्शन को हम इस तरह शो करते हैं। तो ये सारी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन है सेंट्रल स्कूल जी। सर ये बात दोबारा रिपीट कर दें। मैं कह रहा हूं जिस तरीके से मैंने यहां लिखा, दोबारा इसको चलो, मैंने जिस तरह लिखा, फोर्स है 3 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, 3 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट आपको समझ आती है। इस चीज को हमने मैग्नीट्यूड कहा था, यह मैग्नीट्यूड था, और इस चीज को टुवर्ड्स ईस्ट को हमने डायरेक्शन कहा था। यह डायरेक्शन है। अगर दोनों इकट्ठा मिलके करते हो वो तो ठीक है, एफ वेक्टर से शो करोगे सिंबॉलिकली। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करूं, तो इस मैग्नीट्यूड को शो करते हैं कैसे? एफ वेक्टर को मॉडुलस लिख लेते हैं, और इस डायरेक्शन को शो करते हैं एफ हैट। यानी ये जो एफ वेक्टर है, ये एफ वेक्टर के दो हिस्से हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। ये शो करने का, सिंबॉलिकली शो करने का ये तरीका है। यहां तक किसी को कोई इशू हो तो बोले। Excuse me, शाबाश। sir. जी बेटा बोले। सर अगर वेस्ट साउथ और नॉर्थ का हो तो हम कैसे डायरेक्शन करेंगे? नहीं, ये सिंबॉलिकली है। ख्वाह यहां वेस्ट लिखा हो, उसकी तरफ मैं आता हूं, वेस्ट लिखा हो तो ये एफ यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, ख्वाह वो वेस्ट हो ख्वाह वो ईस्ट हो। ग्राफिकली कैसे शो होता है उस पर मैं आता हूं। ये सिंबॉलिकली है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। जी बेटा। सर अगर हमने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को शो करना हो तो एफ के ऊपर एरो लगाएंगे? हाँ जी, एफ के ऊपर एरो होगा जिस तरीके से ये मैंने लगाया होगा। जी जी। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, अभी मैं आपको जिस तरह इस बच्ची ने पूछा अल सईद स्कूल से, अगर मैं चाह रहा हूं कि ये ईस्ट शो हो वेस्ट शो हो तो वो इस सिंबल से पता नहीं चलता। उसके शो करने के लिए उसको कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी वेक्टर को ये शो करना है कि वो कितना है और किस तरफ है, तो उसको ग्राफिकली शो करना होगा। कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे? ग्राफिकली याद रखें, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। जिस तरीके से ये मैंने ब्लू एरो लगाया हुआ है, और इस ब्लू एरो में दो चीजें आपको नजर आ रही है। एक उसकी लंबाई, लंबाई क्या चीज शो करेगी? लंबाई शो करेगी मैग्नीट्यूड को। ये एरो कितना लंबा है ये मैग्नीट्यूड शो करेगी। और ये जो हेड है, एरो हेड, ये एरो हेड क्या शो कर रहा है? ये एरो हेड डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर ये एरो हेड नॉर्थ की तरफ होगा
तो वो नॉर्थ शो होगा, अगर ये एरो हेड वेस्ट की तरफ होगा तो वेस्ट शो होगा। तो किसी भी वेक्टर को कागज पे शो करने के लिए, ग्राफिकली शो करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? एरो। इस एरो की लंबाई जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड को शो करती है, और ये जिस डायरेक्शन में इसका एरो हेड है वो डायरेक्शन को शो करता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये मैंने 3 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ शो किया है, तो 3 न्यूटन टूवर्ड्स साउथ कैसे होगा? 3 न्यूटन टूवर्ड्स साउथ कैसे होगा? शाबाश, कोई बताए। हाँ जल्दी से। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर साउथ नीचे होगा। जी, ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो उतनी ही होगी, सर लेकिन डाउनवर्ड हो जाएगा। डाउनवर्ड हो जाएगा। ये आपने डाउनवर्ड क्यों कहा? क्योंकि वो नॉर्थ क्योंकि वो सर नॉर्थ का ऑपोजिट होता है। नीचे। हाँ, नॉर्थ का अपोजिट भी होता है, और आपको एक चीज का पता है, नॉर्थ साउथ हाँ किस तरफ होता है? ईस्ट। सर लेफ्ट साइड। ईस्ट वेस्ट। अब आपने जब भी वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले ये ड्रॉ करना है, ताकि मुझे पता हो कि आप किसको नॉर्थ कह रहे हैं, किसको साउथ कह रहे हैं, किसको ईस्ट कह रहे हैं, किसको वेस्ट कह रहे हैं। दूसरी जो चीज है, सबसे पहले क्या हुआ, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट शो करना है। दूसरा, अब आप कागज पे लाइन खींचते हैं तो कागज पे तो इतनी छोटी सी लाइन शो होती है, बोर्ड पे मैं कर रहा हूं तो बोर्ड पे तो मैं बड़ा शो कर रहा हूं। तो इसके लिए क्या तरीका होगा? इसके लिए आपने स्केल लेना होगा, स्केल। अब ये देखें, मैंने 3 न्यूटन शो करना है, अगर मैं इतना सा शो करता हूं तो आपको तो नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कॉपी पे इतना बड़ा शो करते हैं तो शो ही नहीं कर सकते। तो कॉपी के लिए क्या स्केल होगा और बोर्ड के लिए क्या स्केल होगा? कोई बता सकता है मुझे? मतलब है मैं 1 न्यूटन को किसके बराबर ले लूं कि मेरा बोर्ड पे वो नजर आए, और आप 1 न्यूटन को कितना ले लें कि आपके कॉपी के मुताबिक हो? जी बेटा बोलें। हम वन सेंटीमीटर पे लेंगे न्यूटन को। 1 न्यूटन को कितना ले लूं? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। अगर 1 कॉपी न्यूटन को 1 सेंटीमीटर ले लूं तो 3 तो 3 न्यूटन सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और मेरे बोर्ड पे तो 3 सेंटीमीटर इतना सा होगा। आप क्या करेंगे? क्या ये ठीक है? क्या ये No. ठीक है? हाँ हर 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 1 मीटर भी, और 1 किलोमीटर भी ले सकते हैं, नहीं जितनी ना। आपकी जरूरत। अभी इस बोर्ड के लिए मुझे बताओ, कॉपी के लिए तो मैं एग्री कर गया कि आपने 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लिया। मेरे बोर्ड के लिए क्या लोगे? सर मीटर ले, हाँ मीटर ले लेंगे। सर मीटर लेंगे। अगर मीटर ले लिया वो तो इस बोर्ड से 10 निकल सेंटीमीटर जाएगा। हो जाएगा हाँ, बोर्ड के लिए। बोर्ड के लिए 10 क्या ले? सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 न्यूटन 10 सेंटीमीटर कर लेंगे। एग्जैक्टली ये तरीका। मीटर नहीं ले सकता, मीटर तो ये बोर्ड 1 मीटर है तो 3 मीटर तो निकल जाएगा। सर इंचेस ले लेंगे। 1 इंच भी छोटा होता है। ये बेहतरीन है कि मैं 1 न्यूटन 10 सेंटीमीटर ले लूं तो 3 न्यूटन कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। और ये चीज अभी आपको देखिए नजर आ रही है, ये 30 सेंटीमीटर होगी जो आंखों से क्लियरली नजर आ रही है। और मैंने एरो हेड ऊपर क्यों डाला? क्योंकि ऊपर की तरफ नॉर्थ है, तो मैंने ये बता दिया। और यही 30 सेंटीमीटर एरो हेड नीचे क्यों डाला? क्योंकि साउथ नीचे की तरफ है। तो आप अगर अब इसके साथ मैं एक और लाइन ड्रा कर लूं, जल्दी से बताएं ये क्या होगा? मैं कलर बदल लेता हूं। ये व्हाइट लाइन को क्या कहेंगे? शाबाश। हाफ लाइन है और ऊपर की तरफ तो 1.5। हाँ बोले बोले बोले। जी बेटा क्या होगा ये व्हाइट वाला?
Sir, 1.5 meters. 1.5 हाँ Towards north. 1.5 1.5 towards north. towards north, exactly 1.5 न्यूटन towards north। और ये क्या होगा? 1.5 meters towards south. और ये क्या होगा? हाँ शाबाश शाबाश। 3 ये Newton toward west. क्या कहूंगा? 3 Newton toward west. जरा अंदाजा लगाए, क्या ये लाइन और ये लाइन बराबर है आपस में लंबाई में? 4 आएगा। तकरीबन डबल नहीं है, तकरीबन डबल है। अगर डबल है तो ये 6 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप वेक्टर को शो करते हैं तो वेक्टर को शो करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट शो करें और फिर उसके बाद स्केल सेलेक्ट करें। स्केल अपने वैल्यू को देखें। अगर मैंने सपोज आपको दिया हुआ है 100 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, तो कैसे करूंगा? शाबाश। 100 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट तो कैसे करूंगा? स्केल क्या ले लूं इस बोर्ड के लिए? व्हाट शुड बी माई स्केल? हाँ सर जी बेटा। सर हम 100 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे और ईस्ट की तरफ करेंगे मूव। कितने सेंटीमीटर का खींचूंगा? 100 सेंटीमीटर। आपने स्केल क्या लिया? मीटर और आप पहले स्केल तो सेलेक्ट करें ना कि 20 भी ले सकते हैं, 25 भी। क्या चीज बेटा? स्केल पहले बताओ, स्केल बताओ। सर मीटर और सेंटीमीटर। मुझे बताएं कितने न्यूटन कितने सेंटीमीटर के बराबर ले लूं? सर 1 न्यूटन 25 के हिसाब से ले लें। क्या 1 न्यूटन 25 के सेंटीमीटर के हिसाब से ले लें। तो खुदा के बंदे ये तो 250 से भी ज्यादा हो जाएगा। 250 सेंटीमीटर तो इस कमरे से भी लंबा हो जाएगा। तो मैं बोर्ड पे कैसे शो करूंगा? रेनेसेंस कौन बताएगा? इसके लिए मैं प्रॉपर स्केल क्या सेलेक्ट करूं? जी सर मिलीमीटर्स में भी ले सकते हैं। तो आप एक तरफ दिमाग ना घुमाएं। अगर मैं ले लूं 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर तो 100 न्यूटन कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब मैं 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच लूंगा और एरो डाल दूंगा। स्केल तो आपकी मर्जी का है, आपने डिसाइड करना है कि स्केल मेरा क्या है। आपने स्केल डिसाइड करना है, कॉपी के लिए क्या लेना है, बोर्ड के लिए क्या लेना है। यही आपका इम्तिहान है। आप लोगों ने खुद इसकी सिलेक्शन करनी है। मैं कह रहा हूं अ कार इज मूविंग विथ 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड ये कार है एंड a horse is moving with 30 kilometer per hour towards east। इसको मैं कैसे, इन दोनों वेक्टर को, ये मेरे पास A वेक्टर है और ये मेरे पास B वेक्टर है, इनको मैं कैसे शो करूंगा? शाबाश। तरीकेकार क्या होगा? स्टेप्स देखें। व्हाट विल बी द स्टेप्स? द फर्स्ट स्टेप क्या होगा? व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? ठीक है, जल्दी से बताएं। व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? हाँ माइक ऑन करके जल्दी से फर्स्ट स्टेप बताएं। व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? हाँ पहले ग्राफ बनाएंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस का। पहले सबसे पहले मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बनाऊंगा। यस, उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब मैं स्केल सेलेक्ट करूंगा। स्केल, मैं स्केल क्या सेलेक्ट करूं बताओ? मेरे बोर्ड के लिए क्या स्केल सही होगा?
फरहान गर्ल्स, शाबाश। किड्स एजुकेटर, बताओ मैं स्केल क्या सेलेक्ट करूं इन दोनों के लिए कि मेरे बोर्ड पे खूबसूरत नजर आए। यही सारा टेक्निक है। लिटिल स्टार बोले, लिटिल स्टार बोले। 1 न्यूटन इज इक्वल 5 किलोमीटर। न्यूटन तो है ही नहीं, ये देखो 1 अभी तो कुछ और है। 10 किलोमीटर इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। क्या चीज, दोबारा कहें बेटा, दोबारा कहें। 5 किलोमीटर इज इक्वल 1 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर पूरा यूनिट लिखो, पर आवर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो एक मेरा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 50 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। हाँ, तो अभी मैं 50 सेंटीमीटर की लाइन किस तरफ रखूंगा, नॉर्थ की तरफ। ये 50 सेंटीमीटर की लाइन नॉर्थ की तरफ हो गई, ये मेरा वेक्टर ए हुआ। और दूसरा क्या है, टुवर्ड्स ईस्ट, वो कितना होगा 30 सेंटीमीटर। ये देखें 30 सेंटीमीटर की लाइन मैं ये वेक्टर बी शो करूंगा। तो याद रखें, ये तरीका है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का कि सबसे पहले आपने डायरेक्शन डालनी है, नेक्स्ट स्टेप में आपने स्केल सेलेक्ट करना है। स्केल, अगर स्केल सेलेक्ट ना हुआ तो आपने चीज को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं किया। टीचर्स इनके साथ, इन बच्चों के साथ यहां तक ये चीज कर लें। और कल हमारा एक ग्रैंड फंक्शन है इस्लामाबाद में, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तो मैं नहीं हूँगा, लेकिन आपकी क्लास किसी हद तक होगी, इस पे बातें होंगी, कोई आपसे बात करेगा वेक्टर्स पे। और टीचर्स इनको जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया है उस पे प्रैक्टिस कर लें। द सेंट्रल फातिमा स्कूल मेरे ख्याल में क्वेश्चन करना चाह रही है, आ जाएं क्वेश्चन करें। क्या बात, इस्लामाबाद जा रहे हैं? छोड़ दे तू, पिया रहने दे। एक्सक्यूज मी सर, आपने न्यूटन में 1 सेंटीमीटर लिया था और किलोमीटर में 10 सेंटीमीटर। बेटा वो तो मैंने स्केल को देख के करना है, आपने ये देखना है कि आपके कॉपी के लिए क्या स्केल अच्छा है। अपनी कॉपियों पे मुख्तलिफ वेक्टर रिप्रेजेंट करो। इस किताब की एक्सरसाइज देखो और एक्सरसाइज से फाइंड आउट करो। टीचर्स इनको ये सिंपल चीजें समझा दें। मैं रोक रहा हूं अपने लेक्चर को ताकि टीचर इंटरेक्शन करे। थैंक यू।